नमस्कार, स्वागत है आपका यूएस स्टॉक्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो से मेरे साथ ही मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। बाजार में 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज शुरुआत थोड़ी सधी हुई है और शुरुआती उथल पुथल के बाद बाजार थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर टिकने की कोशिश कर रहा है। 18,200 के स्तर के आसपास से निफ्टी आप देखिए 38-39 अंकों की हल्की सी बढ़त है। सेंसेक्स से 125 अंकों ऊपर और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो वहां से अभी सपोर्ट नहीं आ रहा है, लेकिन हरे निशान में इंडेक्स है 32 अंकों के हल्के से गेंस के साथ। आज हम देख रहे हैं कि सीमेंट स्टॉक्स आज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अल्ट्राटेक, ग्रासिम, यहाँ पर हम 1.5 से 2% के आसपास की मजबूती देख रहे हैं। और इसके अलावा जो छोटे मझोले जो स्टॉक्स हैं इंडिया सीमेंट्स या फिर जेके लक्ष्मी, नुवोको विस्ता, यहाँ पर भी हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो दबाव वाले जो शेयर हैं, क्रूड चूंकि नीचे आया है, वहाँ से रिकवरी के साइंस अभी नहीं मिल रहे हैं। इसके चलते ओएनजीसी पर कल भी दबाव था और आज भी प्रेशर में ही ये शेयर। हालांकि आज जो कमजोरी है 1% से कम की है, 0.75%, यानी कि जो 3/4% ये शेयर नीचे है। इसके अलावा आप देख रहे हैं पावर ग्रिड, नेस्ले, बीपीसीएल, कुछ ऐसे शेयर हैं जहां पर आधे से 0.25% के आसपास की गिरावट है। आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो बुल्स के फेवर में, यानी कि तेजी आज ज्यादा हो रही है शेयरों में। एनएसई पर 1055 शेयर है हरे निशान में और उसके मुकाबले 897 शेयर कर रहे हैं लाल निशान के साथ। कारोबार एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो आपकी स्क्रीन पर। लेकिन सवाल यह है कि चूंकि ये एक्सपायरी वाला हफ्ता है, ये नवंबर सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी 2 दिन बाद, तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या लोअर लेवल्स पर आपको खरीदना चाहिए या फिर बाजार थोड़ा ऊपर जाए तो बिकवाली का आपको मौका मिलेगा? ये सब कुछ अपने एक्सपर्ट से समझेंगे और आपके सवालों की जवाब भी लेंगे आपके शेयरों से जुड़े। सवाल पूछने का तरीका बेहद सिंपल है। 9167329108 पर फोन करके, एसएमएस करके या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और सोशल मीडिया पर अगर आप टीनो स्वदेश को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल पर जाकर आसानी से अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपकी मदद करने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं 2 खास मेहमान, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के सौरभ जैन और स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीणा। सौरभ जी, संतोष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टीना स्वदेश पर। संतोष जी, पहला सवाल आपसे लेंगे। हमने 3 दिन कमजोरी देखी है और आज हम देख रहे हैं कि बाजार में खास एक्शन नहीं है। वैसे भी बड़े ट्रिगर्स का अभाव कहने के बाजार के लिए इस वक्त है। आप ये बताइए संतोष की आज की रेंज क्या होगी और मौजूदा लेवल पर आप क्या लॉन्ग करने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा ठहरना चाहिए? बाजार थोड़ा सा ऊपर चला जाए अगर तो शॉर्ट्स करने में कंफर्ट ज्यादा होगा। गुड मॉर्निंग अभिषेक एंड गुड मॉर्निंग पूजा। मार्केट की बात करें तो काफी लंबे समय से एक कंसोलिडेशन में एक रेंज में अटका हुआ है। एक बहुत अच्छी बात है कि मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन इस प्रॉफिट बुकिंग में मार्केट थोड़ा सा ओवरसोल्ड जोन में चला गया है। पुट कॉल रेशियो घटकर 0.79 पर आ गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे ही निफ्टी लोअर लेवल पर आएगा, सपोर्ट लेवल पर आएगा, एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश बनेगी। नीचे में 18,100 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो मेरा ये है कि 18,100 के आसपास निफ्टी जितना मिलता है, आज 18,137 का लो बनाया है, अगर 18,100 के आसपास मिलता है तो वहां पे खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए। नीचे आप 17,950 का स्टॉप लॉस लगाइए, क्योंकि ऊपर में जैसे ही इसने 18,300 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस करता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली हमको आने वाले दिनों में 18,500 की ओर देखने को मिल सकती है। तो अगर आज निफ्टी 18,300 के ऊपर निकलने में कामयाब हो जाता है आज कल में, तो शायद हमको एक्सपायरी में एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। तो इस कमजोरी में, ये हल्की गिरावट में मार्केट में खरीदारी के मौके ढूंढना चाहिए, शॉर्ट्स को अवॉइड करें। अगर आज फिर से कोई डिप मिलता है 18,100 के आसपास तो फिर खरीदारी करना चाहिए। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में लगातार आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आज थोड़ा सा वहाँ कंसोलिडेशन वहाँ भी देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ भी 42,200 से 42,000 के बीच में बहुत ही अच्छा सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ भी जितना 42,200 के आसपास मिलता है खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में जैसे ये 42,500 के ऊपर सस्टेन करता है, एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है 43,000 की ओर। ठीक है, तो निफ्टी को और निफ्टी बैंक को लेकर ये व्यू, निफ्टी पर व्यू साफ है कि अभी आपको शॉर्ट्स की नहीं सोचनी चाहिए। शायद शॉर्ट्स कवरिंग बाजार में दिख जाए तो जो भी डिप्स आए वहां पर आपके लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। लेकिन बाइंग हो रही है सरकारी बैंकों में और ख़ास तौर से वो सरकारी बैंक जो लंबे वक्त तक अंडर परफॉर्मर रहे और अब उनमें रौनक है। और पिछले महीने भर से आप देखिए ये तमाम शेयर चल रहे हैं। यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, पीएनबी, मल्टी ईयर हाई पर 4 साल की ऊंचाई पर यूको बैंक है, 4 साल की ऊंचाई पर कैनरा बैंक है और यूनियन बैंक भी 3 साल की ऊंचाई पर है। अगर आप 1 महीने का रिटर्न देखेंगे और अगर आप महीने भर बाद कोई बिजनेस चैनल देख रहे हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि ये बैंक लगाड़ रहे थे और अब इनमें बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग आई है। 1 महीने में देखिए यूको बैंक 64% चढ़ा है,
हालांकि छोटे साइज का बैंक है, 20 रुपए के आसपास का अब शेयर है। यूनियन बैंक 58% के आसपास की तेजी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र 44% के आसपास की तेजी हो गई है। सौरभ जी, आपसे सवाल ये होगा कि इन बैंकों को लेकर जो चिंताएं थी वो यही थी कि एनपीएस थोड़े ज़्यादा थे, बैलेंस शीट क्लीन नहीं हो पा रहे थे, प्रोविजनिंग वाला थोड़ा संकट था। ये चीज़ें धीरे धीरे एफर्ट मार के इन बैंकों ने थोड़ी सी अपने काबू में लाने की कोशिश की है परिस्थितियों को। आप ये बताइए कि ये जो तेज़ी हुई है, क्योंकि हम इसे इत्तेफाक नहीं कहेंगे क्योंकि सारे के सारे शेयर ही चल रहे हैं, ये ज़्यादा भाग गए या अभी भी वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे है, यहाँ पर निवेशकों को मौके देखने की कोशिश करनी चाहिए? देखिए, बैंकों ने काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज़ करी है, क्लीनिंग बहुत किया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो छोटे बैंक हैं, उनकी बैलेंस शीट अभी भी बड़े बैंकों के हिसाब से उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनपी अभी भी हैं किताबों में, नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम है और अगर वहीं ये 40-50% की चाल के बाद आप वैल्यूएशन को देखेंगे, तो जिस प्राइस टू बुक वैल्यू पे वो यूनियन बैंक या फिर यूको बैंक ट्रेड कर रहे हैं या बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो पिछले 4-5 साल के हाई के आसपास हैं। मुझे लगता है कि जो बड़े बैंक हैं, पीएसयूज़ खास करके जैसे कि कैनरा बैंक हो गया, बैंक बड़ौदा हो गया, एसबीआई हो गया, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कम्फर्ट है क्योंकि उनकी बैलेंस शीट भी मजबूत है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी वैल्यूएशंस में भी कम्फर्ट है, अगर कंपैरिज़न करेंगे छोटे पीएसयू बैंक से। तो मुझे करेक्शन की वेट कर सकते हैं क्योंकि एक बैंकिंग स्पेस थोड़ा-सा हीटेड लग रहा है। मुझे लगता है छोटे बैंकों में जितनी जल्दी तेज़ी आई है, थोड़ा करेक्शन भी वैसे ही उम्मीद कर सकते हैं। अगर करेक्शन आता है तो आप छोटे बैंकों को देख सकते हैं, अन्यथा मुझे लगता है कि बड़े बैंकों के साथ पीएसयू बैंक के साथ रहना ही ज़्यादा समझदारी का काम रहेगा। ओके, तो बड़े पीएसयू बैंक इन लेवल्स पर भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप उनके साथ बने रह सकते हैं। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं और सवाल पूछने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है। फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा और इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इस बीच हमारे साथ पहले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। उड़ीसा से श्रीकांत हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। श्रीकांत जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो। चलिए, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सवाल आ चुका है उनका हमारे पास। एचडीएफसी 25 शेयर्स 2740 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। बात हो नहीं पाई कि कितना समय दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनको हल्का नुकसान हो रहा है। 2618 के पास इस वक्त स्टॉक कारोबार कर रहा है। तो यहाँ पर राय ले लेते हैं। संतोष जी, आप सजेस्ट करिए एचडीएफसी में क्या करें। हल्का नुकसान हो रहा है इस वक्त इनको, चार्ट्स में कैसा लग रहा है ये शेयर? लिमिटेड की बात करें तो एक लंबे अंडर परफॉर्मेंस के बाद इसमें एक मोमेंटम देखने को मिला था, शायद इन्होंने हायर लेवल्स पर लिया, बट इन्हें चिंता नहीं करना चाहिए। जो पुल बैक आया है, कोई बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है। पुल बैक आता भी है तो 2600 से 2550 के बीच में इसमें बहुत अच्छा सपोर्ट एरिया है। मेरे हिसाब से वहाँ पर 2550 के आसपास मिलता है तो और खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि ऊपर में इसमें जो टारगेट आ रहे हैं धीरे धीरे हमको शायद 2800 से 3000 तक की चाल फिर से आने वाले दिनों में देखने को मिले। तो अगर कोई डिप मिलता है तो घबराने की बजाय और ऐड करना चाहिए। ठीक है, एचडीएफसी को लेकर ये व्यू संतोष की तरफ से, लेकिन आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए है। संपत राज के इनके पास है बंधन बैंक की 442 शेयर 228 रुपए के भाव पर। कल बंधन बैंक 52 हफ्ते के नए निचले स्तर पर यह शेयर पहुंच गया और हमने देखा है कि अगर पूरे साल की बात करें, इस साल करीब 40% ये शेयर करेक्ट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा निराश किया है। बंधन बैंक एसेट क्वालिटी को लेकर यहाँ भी थोड़ी चिंताएं अब कम हो रही हैं और सौरभ जी, और कहा यह भी जा रहा है कि शायद बंधन बैंक नया आईटीसी साबित हो जाए। क्या आपको भी भरोसा है? क्या यहाँ से रिबाउंड हमें देखने को मिलेगा या फिर आपके हिसाब से कुछ कंसर्न्स हैं जो अभी कुछ वक्त तक और सताती रहेंगी इसको? देखिए, मुझे लगता है इस क्वार्टर की अर्निंग से पहले बाजार ऐसा महसूस कर रहा था कि जो अर्निंग इरोजन है, एसेट क्वालिटी है, वो अब शायद अब उतना नहीं आएगा। लेकिन इस क्वार्टर के जब नतीजे आए और ऐसा उसमें एसेट क्वालिटी का थोड़ा-सा दबाव देखने को मिला और ये भी समझ में आया कि ये शायद अगले और 2-3 क्वार्टर चलता रहेगा, तभी बाजार में हमने देखा कि काफ़ी अच्छी सेलिंग बनी। मुझे लगता है जब तक कि बुक क्लीन नहीं हो जाती, मैनेजमेंट उतनी कॉन्फिडेंस पहले दिया था मैनेजमेंट ने, लेकिन वो कॉन्फिडेंस खरा नहीं उतरा और अभी जब तक वो कॉन्फिडेंस दोबारा नहीं
नहीं आता, मुझे लगता नहीं कि इस तरह से सोचना चाहिए कि ये शायद मल्टी बैगर साबित हो। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अवॉइड है। अगर आपने ले रखा है, कोशिश करें कि इसमें से आप निकल जाएँ और पैसे को शिफ्ट कर लें आईसीआईसी बैंक जैसे शेयरों में या एसबीआई जैसे शेयर। बिल्कुल। तो आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं स्तरों पर, यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। चलिए, अब अगला सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है सुनील सिंह जी का। 2 सवाल है इनके। पहला है एवेन्यू सुपर मार्ट्स पर, डी मार्ट पर इनका सवाल आया हुआ है। 200 शेयर्स 4819 के लेवल पर इन्होंने ले लिया है। काफी ऊपरी स्तरों पर एंट्री कर ली है। 5100 तो कंपनी का 52 वीक हाई है, तो काफी ऊपरी स्तरों पर एंट्री कर ली है। संतोष जी, सजेस्ट करिए क्या करें। इनके लेवल से लगातार स्टॉक में गिरावट ही है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले अगर कुछ महीने का ट्रेंड देखें तो डाउन ट्रेंड में ही दिखाई दे रहा है ये स्टॉक, और इनका स्तर अभी तक काफी समय से देखने को नहीं मिला है। तो क्या करना चाहिए इस स्टॉक पर? बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाएं, क्योंकि नुकसान काफी हो चुका है इनको इस स्टॉक में। यस, इस स्टॉक में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है, बट अब करेक्शन के बाद ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास आ गया है। एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन सपोर्ट आ रहा है 3900 के आसपास। तो मुझे लगता है यहाँ पर इसमें निकलना नहीं चाहिए। थोड़ा पेशेंस रखिए। हो सकता है मोमेंटम इतना शार्प ना मिले, बट आने वाले समय में इनको इनके लेवल्स वापस आते दिखेंगे, तो फॉर टाइम इन्हें होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। तो ये राय आपको एवेन्यू सुपर मार्ट्स पे दे दी गई है। फिलहाल बने रहने की राय दी जा रही है स्टॉक में। एक और स्टॉक है इनके पास, सुप्रिया लाइफ साइंसेस। यहाँ पर भी इनको नुकसान ही हो रहा है। 1000 शेयर्स 395 के लेवल्स पर लिए हुए हैं और इनके स्तरों से काफी टूट चुका है। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में ही अगर देखेंगे तो 33% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है और इस वक्त अपने 52 वीक लो के आसपास कारोबार कर रहा है सुप्रिया लाइफ साइंसेस का शेयर। यहाँ पर राय दीजिए सौरभ, ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको? सुप्रिया लाइफ साइंसेस नुकसान काफी हो चुका है, अभी भी बने रहने की राय देंगे या फिर निकल जाए स्टॉक से? क्योंकि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी नहीं आ रही है। इस तिमाही में भी जो नतीजे आए थे, वहां पर थोड़ी वीकनेस देखने को मिली, मार्जिन प्रेशर देखने को मिला और कहीं ना कहीं एक ये जो स्पेस है, यहाँ पर ऐसे भी सेलिंग बना हुआ है और वैल्यूएशन करेक्शन भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी अर्निंग साइड से तो कोई विजिबिलिटी नहीं दिखती कि कैसे इंप्रूव होगी, कब इंप्रूव होगी। कोशिश करें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। शेयर से आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश से चंदन हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। चंदन नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास मतलब 200 के भाव में अडानी गैस का शेयर मेरे पास पड़ा हुआ है। अडानी गैस के शेयर हैं और शायद लग रहा है कि चंदन अभी मोटरसाइकिल पे ट्रैवल भी कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इनका जो भाव है वो है 302 रुपये का और अब ये शेयर ट्रेड करा 3628 रुपये पर, 39 रुपये के आसपास तक ये पहुंचा था। तो भयंकर जिसको मुनाफा कहते हैं वो हो रहा है 2000 की क्वांटिटी और आप देखिए प्रॉफिट जो है बहुत ज़्यादा इनको मुनाफा हो रहा है, करीब करीब भाव के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा। इसको अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो इतने डिजिट्स हैं कि एक बार में आप जोड़ नहीं पाएंगे। सौरभ जी, अडानी गैस, इस पर क्या व्यू होगा आपका? और 300 रुपये की खरीद है चंदन की, अभी क्या होल्ड करें या फिर इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे? मुझे लगता है तकरीबन 70 से 80% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर आप वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे तो बहुत ही महंगा स्टॉक है और आने वाले कई सालों की ग्रोथ को ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पर जरूर मुनाफा बांध लेना चाहिए। तकरीबन 70 से 80% आपको क्वांटिटी बेच लेनी चाहिए। यानी गैस को लेकर ये व्यू, मोटरसाइकिल पर थे लेकिन निश्चित तौर पर हमारे प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बता रहे हैं कि शायद वो हार्ले डेविडसन की बाइक हो सकती है। तो अडानी गैस भयंकर मुनाफा इनको हो रहा है इसमें। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल लेंगे पंजाब से। पुरुषोत्तम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुरुषोत्तम जी नमस्कार, आपके पास कौन सा शेयर है और क्या सलाह चाहिए आपको? अडानी पोर्ट के शेयर है सर, 920 में लिए थे 75 शेयर। 920 में 75 शेयर, थोड़े ऊपर के भाव पर ज़रूर लिए अडानी पोर्ट्स, लेकिन इनके भाव से ज़्यादा नीचे नहीं है और शायद ऐसे बहुत कम लोग होंगे, मतलब हमारे शो में तो बहुत ही कम लोग आते हैं जो अडानी के शेयर में जिनको नुकसान हो रहा हो। सौरभ जी, अडानी पोर्ट्स, इस पर आपका क्या नज़रिया है? हमने देखा कि एक्विजिशन करने की भी कोशिशें हैं कंपनी की, विस्तार वाले मोड में भी है। आपका व्यू क्या होगा इस पर?
देखिए, मुझे लगता है कि साल 2 साल के लिए अगर आप इसमें बने रहेंगे तो निश्चय ही आपको अच्छा मुनाफ़ा होगा। कंपनी का जो ग्रोथ प्लान है, जो जिस तरह से ग्रोथ आ रही है वो काफ़ी अच्छी है और अगर आगे कंपनी इनॉर्गेनिक एक्विज़िशन के कदम उठाती है तो मुझे लगता है कि वो ग्रोथ और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो निश्चित तौर पे आप इसमें बने रह सकते हैं। ठीक है, तो ये राय आपको अदानी पोर्ट और अदानी गैस अदानी पोर्ट में आपको दे दी गई है। तो दोनों ही सवाल अदानी ग्रुप के शेयरों से आए हैं, उस पर देखिए आपको राय भी मिल चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए मुंबई से हमें प्रभाकर जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल M&M पर है। 400 शेयर्स 1250 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है और इनकी खरीद के पास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। संतोष, क्या सजेस्ट करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा में? थोड़ा इनके खरीद भाव से नीचे आ चुका है इस वक्त शेयर। चार्ट्स पर क्या लेवल्स देख रहे हैं आप और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें। M&M की बात करें तो हमने एक बहुत अच्छा रनअप देखा था। एक रनअप के बाद स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में चला गया है। हालांकि कोई मेजर वीकनेस के साइंस नहीं है। स्टॉक अभी अपनी लोअर रेंज के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मुझे हिसाब से 1200 से 1180 के बीच में इसको सपोर्ट लेना चाहिए, यहाँ से बाउंस बैक करना चाहिए और वापस शायद स्टॉक में हमको 1320 से 1360 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये एज ए ट्रेडिंग के तौर पर लिया है तो इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 1160 का। वो स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, M&M को लेकर ये व्यू। आगे बढ़ेंगे, बेंगलुरु से नीरज गुप्ता का सवाल लेंगे। इनके पास है शिपिंग कॉरपोरेशन के 600 शेयर 130 रुपए के भाव पर। व्हाट्सएप के जरिए आया है ये सवाल। 130 के भाव पर खरीद है और शेयर भी 130 पर ही है। ज़्यादा मुनाफा नहीं है, 500 रुपये का इनके पोर्टफोलियो पर मुनाफा है, लेकिन इनके भाव के आसपास ज़रूर है। शिपिंग कॉरपोरेशन, आपको उम्मीद है सौरभ जी कि इस शेयर में अगर निवेशित रहे तो मुनाफा कमा कर देगा या फिर ऐसे ही साइडवेज ट्रेड करता रहेगा ये? देखिए, अगर आप हिस्ट्री में भी देखें तो स्टॉक थोड़ा सा हमेशा अंडर परफॉर्म ही किया है ओवरऑल विद रिस्पेक्ट टू बाजार मार्केट को देखते हुए। मुझे लगता है कि उतनी शायद तेजी ना मिले। जो तेजी लगती है हमें जिन क्षेत्रों में, वो है बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटो। अगर उस क्षेत्र में आप पैसा डालेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बताएंगे सौरभ जी आप? देखिए, ऑटोमोबाइल में मुझे लगता है कि M&M, मारुति जैसे अच्छे ये विकल्प है आपके लिए। कैपिटल गुड्स में लार्सन टुब्रो, सीमेंस, इस तरह के शेयर आप देख सकते हैं। और बैंकिंग में जैसे हमने डिस्कस किया अभी, ICICI बैंक, SBI, इस तरह के शेयर आप में पैसा लगा सकते हैं। सारे ब्लू चिप स्टॉक्स, सीमेंस, L&T, इसके अलावा ICICI बैंक, ये शेयर हैं इनके भरोसे वाले। सौरभ जी की अगर आपको यहाँ से निवेश को शिफ्ट करना है तो शिपिंग कॉरपोरेशन से निकलने की सलाह है और इन शेयरों में से कोई भी आप चुन लीजिए अपने कंफर्ट के हिसाब से और वहाँ पर अपने पैसे को रोटेट कर सकते हैं। और अब आपके लिए लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट की ABCD। हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं रोज की तरह। विश्वमोहन, बताइए आज क्या समझा रहे हैं आप दर्शकों को? देखिए, क्रूड कीमतों में जिस तरह के उतार चढ़ाव आ रहे हैं और जिस तरह से खबरें आती हैं सऊदी को लेकर, उत्पादन घटाने और बढ़ाने को लेकर, इतनी वॉलेटिलिटी है, ऐसे में ऑप्शंस ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए आज क्रूड ऑप्शंस की बात करेंगे। MCX पर क्रूड का ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है। जो यहाँ पर ऑप्शन चलता है वो फ्यूचर्स पर आधारित है, यानी फ्यूचर्स के एक्सपायरी के 2 दिन पहले इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, उसके बाद फ्यूचर्स में इसके भाव डिजॉल्व हो जाएंगे, यानी आपको उस समय भाव काटना पड़ेगा। लेकिन इसमें ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो कैसे करनी है? एक तो लॉट साइज का आपको ध्यान रखना है। 100 का लॉट साइज है, जो भी मार्केट प्राइस है उसके हिसाब से आप तय कर लें। हर अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के अलग अलग प्रीमियम के भाव होते हैं। अगर आप कॉल बायर हैं या पुट बायर है, तो अगर बायर हैं तो प्रीमियम मान लीजिए अगर 6500 के आसपास है तो 300 रुपये का उसका पुट हो गया। 7000 के कॉल की अभी 200 रुपये के आसपास का प्रीमियम चल रहा है, तो 200 को उसके लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतनी आपकी कॉस्टिंग हो गई। यानी 20,000 के आसपास की आपकी कॉल की कॉस्टिंग हो गई और पुट की भी इसी हिसाब से कॉस्टिंग हो जाएगी। तो जैसे जैसे भाव बढ़ेंगे, आपके प्रीमियम के भाव बढ़ेंगे, उसके मल्टीपल में आपका फायदा भी होगा। अगर वो नहीं बढ़ता है तो आपका नुकसान भी यहाँ पर सीमित रहेगा। जितना प्रीमियम जितना आपका है वही आपका रिस्क है। लेकिन अगर राइटर हैं, आप सेलर हैं, ऑप्शन सेलर के लिए नुकसान यहाँ पर अनलिमिटेड होता है, लेकिन उनके लिए फ़ायदा सिर्फ यही होता है जो उनको प्रीमियम रकम बायर्स की तरफ से मिलते हैं। यानी अगर आप बायर हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है और प्राइस रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए भी आपके लिए बेहतर है, क्योंकि आप फ्यूचर्स में जाते हैं तो इतनी वॉलेटिलिटी में काफ़ी नुकसान का डर रहता है। अचानक से कोई बड़ी खबरें आए तो टेक्निकल सारे पैरामीटर्स टूट जाते हैं और भाव काफ़ी नीचे चला आता है। ऐसे में ऑप्शंस के जरिए अगर यहाँ पर हेज करके आपको चाहेंगे तो बेहतर फायदा होगा।
ठीक है, तो क्रूड के मोमेंटम का फायदा उठाने के लिए ऑप्शंस ट्रेड किस तरह का ऑप्शन है, इसके बारे में जानकारी दी है आपको विश्व मोहन ने। जी जुड़ चुके हैं आशीष जी, नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। बैंक है 1000 शेयर, 100 रुपए की एवरेज प्राइस है। ओके, ठीक है। ओके, कितना समय दे सकते हैं आप आशीष जी? हाँ, ये लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। ओके, सौरभ जी आप सजेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 100 रुपए में इन्होंने डीसीबी बैंक को खरीदा हुआ था। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पिक है ये, या फिर कुछ दूसरे बैंक दूसरी कंपनी आप इनको सजेस्ट करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए? हल्का मुनाफा भी इनको फिलहाल हो रहा है स्टॉक में। देखिए, मुझे लगता है कि छोटा बैंक है, लेकिन बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रोथ ठीक है, तो मुझे लगता है बिल्कुल बने रह सकते हैं। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी इसमें कंफर्ट है। अभी वैल्यूएशन इसकी अगर हम कंपैरिजन करेंगे पिछले 4-5 सालों से, तो अभी कम है, तो स्कोप है बढ़ने का। अगर आप साल 2 साल के लिए निवेशित रहेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा, आप बने रहें। ठीक है, चलिए ये सलाह आपके लिए। आगे बढ़ेंगे और लखनऊ से रजत का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है एफएल इंडिया की 200 शेयर 1185 रुपए के भाव पर। एफएल एक सॉलिड कंपनी, अच्छे बिजनेस में है और कुछ नए नए बिजनेस में एक्सपेंड भी कर रही है कंपनी ये। सौरभ जी, इनके भाव से तो मुनाफा हो रहा है, हालांकि शेयर देखिए थोड़ा सा आज दबाव के साथ ट्रेड कर रहा है। कैसी लगती है कंपनी आपको और कितना पोटेंशियल है इसमें ग्रो करने की? देखिए, अभी कंपनी का साइज छोटा है और ग्रोथ अभी इसमें ज्यादा आ रही है, लेकिन उसके हिसाब से वैल्यूएशन भी ज्यादा है। मुझे बस वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लगता है, इसीलिए शायद पिछले जब 1 साल से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, इसीलिए स्टॉक ने शायद परफॉर्म भी नहीं किया और अभी भी 14 टाइम्स टू बुक वैल्यू चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक आपको मार्केट से अंडर परफॉर्म ही करेगा ओवरऑल, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है। तो आप यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा आप इसमें अपनी पोजीशन कम कर लें तो बेहतर रहेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये राय आपको स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं और ये हमें आया है लखनऊ से रजत जी का। एफएल इंडिया पर सवाल है इनका। 2000 शेयर्स 1185 के माफ कीजिएगा पंकज जी का सवाल है स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। 210 शेयर्स हैं और 370 के भाव की इनकी खरीद है स्टर्लिंग एंड विल्सन पर। संतोष आप सजेस्ट करिए, क्या राय देंगे? नुकसान हो रहा है इनको और ये जानना चाह रहे हैं कि बेच के निकल जाएं या फिर कुछ रिकवरी की उम्मीद है, बने रहना चाहिए? स्टर्लिंग एंड विल्सन के चार्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आता है। ओवरऑल डाउन ट्रेंड में स्टॉक्स में कंटिन्यूसली 500 रुपये के भाव से गिरावट देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चर तो वीक है, बेटर तो ये होगा निकल जाए, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा रुकना चाहे तो स्टॉप लॉस में सजेस्ट कर सकता हूँ इनको 260 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। उसके नीचे जाता है तो निकल जाना चाहिए, और अगर ये और सेफ साइड में प्ले करना चाहिए तो अब करंट लेवल पर भी निकल सकते हैं और किसी और स्टॉक में स्विच हो सकते हैं जहाँ पर इनको ये जो भी लॉस हुआ वो कवर हो जाए। ठीक है, स्टर्लिंग एंड विल्सन को लेकर ये भी यहाँ से निकलने की सलाह है। हैदराबाद से सलाह लेंगे, सवाल लेंगे सबीर जी का। सबीर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? नमस्कार जी, सवाल पूछिए सर अपना। सर, रिगार्डिंग चेन्नई पेट्रो 227 की परचेजिंग प्राइस है, 1000 शेयर्स है। चेन्नई पेट्रो 227 की खरीद है, 195 रुपये पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। और हमने देखा था कि जब जीआरएम्स ऊपर चल रहे थे 30 के आसपास, $30 के आसपास सिंगापुर जीआरएम चल रहे थे, तो ये तमाम शेयर जो रिफाइनिंग वाले हैं वहाँ उसने 30 दौड़ लगाई थी। चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल, इसके अलावा बाकी भी जो रिफाइनिंग से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो भी दौड़े थे, लेकिन उसके बाद शेयर थोड़े से नीचे ये करेक्ट हुए। हालांकि हम देख रहे हैं कि अब एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बेस बनाने की भी कोशिश हो रही है। संतोष, आपको क्या लगता है, चेन्नई पेट्रो अपने सपोर्ट्स के आसपास है या फिर शेयर भी और फिसलेगा? ये अभिषेक जी, जैसा आपने कहा कि जब क्रूड के भाव बढ़े थे तो इनका एक गोल्डन टाइम चल रहा था, अब वो रिवर्सल हो रहा है, एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मुझे लगता है थोड़ा पेन और बचा है इन स्टॉक्स में। 170 से 150 की रेंज में भी ये जा सकता है, वहाँ जाकर बॉटम आउट हो सकता है स्टॉक में, वहाँ से कुछ बाइंग देखने को मिले, लेकिन अभी और गिरावट बाकी है। तो अगर ये इतना रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेटर होगा इस करंट लेवल से एग्जिट हो जाए। ठीक है, चेन्नई पेट्रो को लेकर ये व्यू, यहाँ से एग्जिट करने की सलाह है। संतोष, कोई बेहतर विकल्प आपको लगता है कि
इस स्पेस में मिलेगा या फिर कहीं और जहां पे लगता है कि विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो? इस स्पेस में तो नहीं, क्योंकि ये जो क्रूड का जो गोल्डन टाइम था वो जा चुका है, तो बेटर होगा जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स लाइक कैपिटल गुड्स इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करना चाहिए। तो मेरा एक पिक है एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, वहां पर इनको खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक अभी 312 रुपए के आसपास चल रहा है। स्टॉक में आने वाले समय में अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। स्टॉक शायद 500 रुपए के लेवल भी दिखा सकता है आने वाले 1-2 सालों में। नीचे इसमें 270 रुपए के आसपास बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा, तो इस स्टॉक में ये निवेश कर सकते हैं, जहां से इनका जो चेन्नई पेट्रो का लॉस है वो कवर हो सकता है। ठीक है, कौन सा शेयर आपको लेना है इस पर संतोष का ये व्यू। लेकिन एक शेयर ऐसा है जिसे लेकर लोग शायद पछता रहे होंगे। आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह था, लेकिन उसके बाद बहुत ही कम ऐसे मौके आए जब निवेशकों को खुश होने का मौका मिलेगा। हम बात कर रहे हैं पेटीएम की शेयर की। आज ये शेयर फिर से टूट रहा है और टूटकर अपने रिकॉर्ड निचले स्तर पर जाकर ट्रेड कर रहा है 500 रुपये के भी नीचे। आईपीओ भाव से अगर देखेंगे तो ये शेयर करीब 77% टूट गया है। अगर आप अगस्त के हाई से देखेंगे, यानी कि 2-3 महीने पहले जो लेवल्स थे 800 रुपये से ऊपर के भाव, वहां से करीब 35 से 40% ही करेक्ट हो गया है। तो पेटीएम आखिर क्यों टूट रहा है, दिक्कतें क्या है, पेटीएम की प्रॉब्लम क्या है, इस पर अब एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट लेकर आए हैं और आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी हर्ष। पेटीएम एक फिर से धुलाई शेयर की, प्रॉब्लम्स क्या है इसमें? पेटीएम का आईपीओ हुआ 2150 रुपीज़ पर शेयर पे, करंटली 77% डाउन। काफ़ी सारा इन्वेस्टर वेल्थ इरोडेड। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पे उनका आईपीओ हुआ था। अब उनका मार्केट कैप जस्ट अबव 30,000 करोड़, तो 1 लाख करोड़ प्लस का इन्वेस्टर वेल्थ कंप्लीटली वाइप ऑफ हो चुका है। एक कंसर्न लार्जली है प्रॉफिटेबिलिटी। अब जो मैनेजमेंट गाइडेंस है वो है कि एडजस्टेड इबिटा पोस्ट ईसॉप का ईसॉप कॉस्ट का प्रॉफिटेबल या ब्रेक इवन होगा सितंबर 2023 तक। 2 वजह है कि कॉस्ट एलिवेटेड है। 1 है कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है जो कि अराउंड 94 करोड़ पे थे ईयर अगो, अब 172 करोड़ पे है, तो काफ़ी ब्लोटेड एम्प्लॉय कॉस्ट नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़ है कि मार्केटिंग स्पेंड्स वो काफ़ी एलिवेटेड है और काफ़ी एलिवेटेड रहेंगे, ये इंडिकेशन लार्जली आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से अचीव होगा? 2 वजह से। एक है कि उनका जो फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा ग्रोथ होगा, काफ़ी अच्छे मार्जिन्स होंगे और उसमें एक एक्सपेक्टेशन है कि ये ब्रिज होगा ये पर्टिकुलर प्रॉफिटेबिलिटी गैप। और दूसरा है कि जो उनका पेमेंट्स बिजनेस है, जो प्राइमरी बिजनेस है, उनके वजह से करंटली 22% डाउन ओवर लास्ट 1 मंथ पेटीएम। वो लार्ज प्रेशर इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि 80% प्लस का जो मार्केट कैप है वो उसका जो 1 ईयर लॉक इन है वो चला गया है। तो बेसिकली ज़्यादा सेलर्स आए हैं, सोसाइटी जनरल ने सेल किया है, हमने काफ़ी सारे सॉफ्ट बैंक ने सेल किया है ऑलमोस्ट 3 करोड़ शेयर्स। सो काफ़ी सारे सेलिंग देखा है जिसके वजह से शायद से नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर स्टॉक में। ठीक है, शुक्रिया हर्ष। तो कंपनी को अभी ब्रेक इवन पर आने में, यानी कि कंपनी ने जो पैसे लगाए हैं कंपनी को ऑपरेट करने में, उसकी पूरी की पूरी रिकवरी में ब्रेक इवन पर आने में थोड़ा समय लगेगा, साल भर का वक्त और लगेगा। और हम देख रहे हैं कि कर्मचारियों पर जो खर्च है वो बढ़ गया है, 94 करोड़ से बढ़ के 172 करोड़ रुपए पर पहुंचा है, ये कंसर्न है। पेमेंट बिजनेस के मुनाफे पर कंपनी फोकस कर रही है और फाइनेंशियल सर्विसेज के आंकड़े हालांकि अच्छे आए थे, लेकिन देखना होगा कि वहाँ से आगे किस तरह के आंकड़े निकल के आते हैं, किस तरह की ग्रोथ वहाँ से निकल के आती है। और ऊंचे मार्जिन वाले फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस पर कंपनी का फोकस है। लेकिन कंसर्न ये है कि जो बड़े निवेशक हैं, सोसाइटी जनरल ने शेयर अपने बेचे थे ब्लॉक डील में लॉक इन खुलने के बाद। सौरभ जी, आपसे समझना चाहेंगे पेटीएम, हमने देखा था कि जो इन्होंने आंकड़े अपने जारी किए थे फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस के, वो ठीक ठाक थे, इतने बुरे नहीं थे और वहाँ से थोड़ी उम्मीद बंधी थी। लेकिन आज के भाव को देख के एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या बस हो गया है, अब शेयर यहां से और नहीं गिरेगा, अपने सपोर्ट लेवल के आसपास है, और क्या इसमें मौका बन सकता है या फिर अभी टेंशन अभी और गहराएगी? देखिए, जब तो एक तो बड़े निवेशकों की सेलिंग आ रही है, दूसरा
जब जो इनके लॉसेस हैं वो कब बॉटम आउट होंगे, ये अभी बाजार को क्लियर नहीं है। जब तक ऐसे 2 या 3 क्वार्टर नहीं आते, जब बाजार को ये बिल्कुल आश्वासन हो जाए कि जो पैसा खो रहा है पेटीएम वो अब कम हो जाएगा और वो धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा, तब तक मुझे लगता नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की सेलिंग होती है तब शेयर वैसे भी नहीं टिकता, क्योंकि सामने से जो बाइंग पावर है वो वैसे ही वीक है बिकॉज़ ऑफ फाइनेंशियल्स एंड वैल्यूएशंस। तो ऐसा समझ लेना कि शेयर बॉटम हो रहा है, मुझे लगता है ये फिर एक दोबारा गलती होगी, क्योंकि पहले जब भी ऐसा सोचा गया शेयर दोबारा गिरा। तो अभी मुझे लगता है कि इससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल दूर रहने की राय होगी पेटीएम से, और इससे जुड़ा पूरा एनालिसिस भी हमने आपके सामने रखा जिससे आपको मदद मिल सके इस स्टॉक में आगे क्या करना चाहिए। तो फिलहाल दूर रहने की राय पेटीएम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी सवालों को शामिल करते हैं। व्हाट्सएप से हमें संजय सैनी जी ने सवाल भेजा और इनका भी सवाल पेट्रो प्रोडक्ट्स से जुड़ी कंपनियों पर ही है। रिफाइनिंग कंपनी तमिलनाडु पेट्रो, ये स्टॉक इन्होंने 120 स्टॉक लिया है, 126 रुपए की खरीद है इनकी, और यहाँ पर भी इन्होंने काफ़ी थोड़े ऊपरी स्तरों पर एंट्री कर ली थी और नुकसान काफ़ी हो चुका है इनको इस स्टॉक में। आज भी स्टॉक देखेंगे तो लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है। संतोष जी, आपकी क्या राय बन रही है? तमिलनाडु पेट्रो में नुकसान काफ़ी झेल चुके हैं, बने रहने की राय देंगे या फिर स्टॉक से भी निकल जाना चाहिए? सिमिलर स्ट्रक्चर है चेन्नई पेट्रो जैसा, यहाँ भी एक शार्प करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी 87 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है स्टॉक 80 से 79 रुपये तक जा सकता है, तो यहाँ पे और 7-8 रुपये की गिरावट है। तो या तो रिस्क नहीं लेना चाहते तो बेटर है यहीं एग्जिट होकर कहीं और शिफ्ट हो जाए, और अगर थोड़ा रिस्क लेके होल्ड करना चाहे तो मुझे लगता है फिर 78 रुपीज़ का इनको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 80 रुपये के आसपास से कुछ बाउंस बैक जरूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, टीएन पेट्रो को लेकर ये भी रविंद्र नायक हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अगले सवाल के लिए। नायक जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास मिर्जा इंटरनेशनल का 6000 शेयर से खरीदा हुआ भाव है 350 का, क्या करे सर उसको? 350 रुपए के भाव पर मिर्जा इंटरनेशनल खरीदे थे, थोड़े से ऊपर के भाव पर खरीदे और वहां से ये शेयर थोड़ा सा नीचे है क्योंकि 375 रुपए के आसपास तक पहुंचा था। 75 रुपए के आसपास से ही रैली की शुरुआत करके पिछले साल, और हमने देखा था कि तमाम स्पेस में तमाम शेयर चले हैं, फुटवेयर स्पेस में, चाहे रिलैक्सो हो, मिर्ज़ा हो, यहाँ तक कि नई जो लिस्टिंग जो कंपनियां हो रही हैं, कैंपस एक्टिववेयर, वहाँ पर भी हमने तेज़ी देखी थी। ऊपरी स्तरों पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस आ रहा है। संतोष, आपका व्यू क्या है मिर्ज़ा इंटरनेशनल को लेकर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आई है ऊपर के लेवल्स पर भयंकर तेज़ी के बाद। हालांकि अच्छी चीज़ यह है कि जिस रफ्तार से ये शेयर दौड़ा था उसके अनुपात में ये मुनाफा वसूली काफ़ी कम है। यहाँ से आपको क्या लगता है कि फिर से तेज़ी बन सकती है, अभी निवेशित रहना चाहिए? की बात करें तो इस स्टॉक पे भी आपने एक बहुत ही खूबसूरत रनअप देखा इस साल में, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हालांकि एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब थोड़े कुछ सिग्नल्स मिल रहे हैं कि शायद ये स्टॉक वापस से बॉटम आउट होके वापस से अपना ट्रेंड रिज्यूम कर सकता है। मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए। नीचे स्टॉप लॉस में सजेस्ट करूंगा 255 रुपीज़ का। 255 के नीचे जाता है तभी कोई फिर चिंता की बात रहेगी, और ऊपर में जैसे स्टॉक अगर 300 रुपये के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो शायद वो मोमेंटम फिर से देखने को मिले। स्टॉक में 350 रुपये के लेवल फिर से दिखा सकता है। ऑलराइट, तो ये आपको मिर्जा इंटरनेशनल में दी जा चुकी है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें पंजाब से संदीप जी ने सवाल भेजा है। जेंसा टेक पर सवाल है इनका। यहाँ पर इन्होंने 400 शेयर्स लिए हुए हैं और इनकी जो खरीद भाव है ये 218 के आसपास है, और इनकी खरीद के भाव के आसपास ही स्टॉक इस वक्त कारोबार भी कर रहा है। संतोष, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? हल्का नुकसान हो रहा है इस वक्त स्टॉक में, आगे के लिए लेवल्स क्या देखते हैं, और स्टॉप लॉस भी सुझाइए इन्हें जेंसा टेक में। इस स्टॉक में भी वर्टिकल फॉल देखने को मिल रहा है। चार्ट पे तो बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, या तो एग्जिट कर ले या एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। स्टॉप लॉस इनको 200 रुपये का मेंटेन करना चाहिए। 200 रुपये के नीचे जाता है तो शायद स्टॉक में और फॉल देखने को मिल सकता है, और इन केस अगर ये 200 रुपये का साइकोलॉजिकल लेवल होल्ड कर जाता है तो एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। उस रिकवरी में अगर इनको 250 से 260 रुपये के आसपास का लेवल मिले तो वो फिर एग्जिट अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। ये जेंसा टेक को लेकर ये भी आगे बढ़ेंगे। अक्षय का सवाल लेंगे व्हाट्सएप के जरिए। इनके पास है श्री रेणुका शुगर के 1890 शेयर 58 रुपये के भाव पर। इनके भाव से थोड़ा सा ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर एक अनुमान आया है सौरभ जी, और निश्चित तौर पर
ये एक बड़ा ट्रिगर होगा पूरे के पूरे शुगर इंडस्ट्री के लिए भारत की अगर हम बात करें तो। श्री रेणुका एक बड़ी बेनिफिशियरी, एक अच्छी कंपनी, आपको किस तरह की ग्रोथ दिख रही है अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो? देखिए, जितना इथेनॉल की ब्लेंडिंग अभी तक इंडिया पहुंच चुका है और जो प्रस्तावित है वो बहुत जल्दी इंडिया इथेनॉल ब्लेंडिंग की तरफ जा रहा है। जो परसेंटेज पहले नहीं सोचा गया था, शायद मार्च में ही 10% ब्लेंडिंग पे चला गया था। तो वही स्टोरी अभी कमोडिटी स्टॉक्स में, शुगर स्टॉक्स में काम कर रही है, क्योंकि वैसे तो हमने देखा है शुगर काफी ज्यादा वॉलेटाइल कमोडिटी है और प्राइसिंग भी गवर्नमेंट के हाथ में रहती है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रिगर अभी शुगर स्टॉक्स में, रेणुका शुगर जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम देता रहेगा। तो फिलहाल के लिए आप इसमें बने रहें। ऑलराइट, ठीक है, तो ये राय आपको इस स्टॉक में दे दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये भी हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है हेमंत जी का। मैकडॉल यानी कि यूनाइटेड स्पिरिट्स पर इनका सवाल है। 50 शेयर्स इन्होंने 890 के भाव पर लिया हुआ था। इस वक्त हल्का नुकसान हो रहा है, 880 के लेवल के आसपास ही कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। संतोष जी, आप सजेस्ट करिए यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या करें। 880 के लेवल्स है और ट्रेडिंग का ही नजरिया है इनका, क्या करना चाहिए? यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, हालांकि उस हिसाब का मोमेंटम नहीं आ रहा जिस हिसाब का चार्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में आने वाले दिनों में शायद तेजी देखने को मिल सकती है। नीचे 850 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। स्टॉक जैसे ही 900 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, एक रैली हमको शायद 960 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। ठीक है, यूनाइटेड स्पिरिट्स में बने रहने की सलाह है। उज्जैन से दुर्गेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दुर्गेश जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ सर मेरे पास में पीएनबी के हैं सर 1000। आपकी ये दुर्गेश जी होल्डिंग कब की है, कब आपने शेयर खरीदे थे ये? सर ये अभी मैंने 4-5 दिन पहले। 4-5 दिन पहले, ठीक है। 45 की खरीद भाव है, 47 पर ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 28-30 के स्तर के आसपास हुआ करता था, वहाँ से एक तरफा हमने तेज़ी देखी है पीएनबी के शेयर में भी। जिस तरह से बाकी मिड कैप साइज़ वाले बैंक चले हैं, पीएनबी मिड कैप साइज़ का तो हम नहीं कहेंगे, छोटा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थी और एक दायरे वाला ट्रेड होता था। लेकिन इसमें भी अब हम तेज़ी देख रहे हैं। एक महीने में देखिए 15-17% के आसपास के रिटर्न इसमें है। सौरभ जी, पीएनबी चल चुका है, अभी और कितना चलेगा, आगे ट्रिगर क्या होगा? देखिए, पीएसयू बैंक्स में अगर बैलेंस शीट के हिसाब से देखा जाए तो उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन का कंफर्ट है, अभी भी 0.58-0.6 टाइम्स पे चल रहा है। और जिस तरह से हम बैंकिंग में ग्रोथ देख रहे हैं, जो बैंकिंग में तेजी देख रहे हैं, तो मुझे लगता है उस तेजी का फायदा पीएनबी काउंटर को भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूएशन का कंफर्ट है। अगर आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं अगले 1-2 साल के लिए, तो जरूर बने रह सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर क्वालिटी के बैंक्स अवेलेबल है, जैसे बड़ौदा, एसबीआई। अगर आप उसमें पैसे को शिफ्ट कर दें तो ज्यादा मुनासिब है। ठीक है, तो ये रहा आपको इस स्टॉक में दी गई है। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये व्हाट्सएप के जरिए हमें आया है डी मजूमदार जी का। डिक्सन टेक्नोलॉजीज में इन्होंने खरीदारी की हुई है। 230 शेयर्स 5241 के लेवल्स पर लिए हुए हैं। काफ़ी पहले की और काफ़ी ऊपरी की खरीद लग रही है इनकी, क्योंकि हमने देखा था स्टॉक में एक तेज़ी तो आई थी, लेकिन पिछले काफ़ी समय से एक दायरे में ही कारोबार कर रहा है, बट इनको काफ़ी नुकसान हो चुका है इस स्टॉक में। सौरभ, आप ही सजेस्ट करिए, डिक्सन टेक क्या करना चाहिए? नुकसान काफ़ी हो चुका है, अभी भी बने रहे यहाँ पे इस स्टॉक में? फंडामेंटल्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको कंपनी के? देखिए, जो ग्रोथ है वो कंपनी की अच्छी चल रही है और मुझे लगता है थोड़ा कमोडिटी का प्रेशर भी आने वाले समय में ईज आउट होगा, क्योंकि कमोडिटी कॉस्ट काफी नीचे आ गई है, कमोडिटी के प्राइसेस नीचे आए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मार्जिन एक्सपेंशन का थोड़ा सा केस बनेगा। मुझे लगता है ज्यादा तो स्टॉक बॉटम आउट हो चुका है और यहाँ पर अगर कुछ भी और वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हैं और थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन आता है, तो स्टॉक में वापस चाल देखने को मिलेगी। मेरी समझ से आप अगले 3-6 महीने के लिए जरूर बने रह सकते हैं। ठीक है, डिक्सन टेक में अभी 6 महीने के लिए भी आप बने रह सकते हैं। अगला सवाल लेंगे, व्हाट्सएप के जरिए है ओरिएंट ग्रीन पावर को लेकर। 400 शेयर हैं 15 रुपये के भाव पर। संध्या जी के पास पंजाब से आई है ये क्वेरी। लगातार हमने प्रेशर देखा है ओरिएंट ग्रीन के शेयर में। 30 रुपये के आसपास का शेयर था, 1/4 के आसपास की वैल्यू बची है। संतोष, आपसे व्यू चाहेंगे ओरिएंट ग्रीन। नतीजे काफ़ी ख़राब आए थे, मुनाफे हमने देखा था कि 45% के आसपास का हिट आया था। हालांकि बहुत छोटी कंपनी नहीं है, 600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, लेकिन लगातार हमने इसमें कमजोरी ही देखी है। ओरिएंट ग्रीन, अब ये सिंगल डिजिट में शेयर से निकल जाने की सलाह होगी आपकी, ये बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि स्विच कहाँ पर करना है?
इस स्टॉक की बात करें तो स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। मेरा सजेशन यही रहेगा इस तरह के स्टॉक से दूर रहे, करंट लेवल पे निकल जाना चाहिए। अगर आपको पावर एनर्जी सेक्टर में जाना ही है तो इस स्टॉक से निकल कर ये टाटा पावर जैसे स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं। वहाँ इनका जो इसमें जो भी लॉस हो रहा है आने वाले दिनों में शायद धीरे धीरे वो लॉस कवर होते दिखे। ठीक है, टाटा पावर में स्विच करने की सलाह है। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश से सुरेंद्र जी का सवाल लेंगे, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार, कौन सा शेयर है आपके पास? हेलो सर, सवाल पूछिए अपना। हाँ, मेरे पास टेक महिंद्रा का शेयर है जी सर। वैल्यू 1150 एट द रेट ऑफ 500 शेयर है टोटल। 500 शेयर है किस भाव पर? 150 500 शेयर है। भाव आपका 1050? हाँ 1100 1100। सुरेंद्र जी, लगता है कि आपने हाल फिलहाल ये शेयर खरीदे हैं, राइट? हाँ राइट। ठीक है, टेक महिंद्रा 1050 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 1050 के आसपास, 1100 रुपए की खरीद है। सौरभ जी, हमने देखा आईटी स्टॉक्स में नीचे के लेवल से थोड़े संभलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यों जैसी से खबरें आती हैं यूएस से, थोड़े से रिसेशन की, थोड़े डराने वाली जब खबरें आती हैं तो थोड़ा सेंटिमेंट वीक होता है इन कंपनीज का। कैसा लग रहा है आपको टेक महिंद्रा इन लेवल्स पर, और क्या अभी ये शेयर खरीदने का फैसला सुरेंद्र जी का सही था? अगर नहीं था तो क्या अभी निकल जाएं? कोई बेहतर विकल्प बताएंगे आप? देखिए, जितने भी आईटी स्टॉक्स हैं, अगर आप जितने भी दिग्गज कंपनियां देखें तो सब में मार्जिन प्रेशर में चल रहा है। अट्रिशन रेट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद पीक आउट हो गया है। अभी देखने वाली बात रहेगी कि ऐसा हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। कंपनियों को काफी मुश्किल हो रहा है ऑर्डर बुक को कन्वर्ट करने के लिए बिल में, मतलब ऑर्डर बुक टू बिल रेशियो थोड़ा सा वीक है, और यूएस मार्केट में भी उतना ज्यादा काम नहीं मिल पा रहा है। ये कंपनी अपने बिल वैल्यू को, बिलिंग रेट को इंप्रूव नहीं कर पा रही है, और जिस तरह से इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहे हैं तो मुझे लगता है जितने ग्रोथ स्टॉक है खासकर आईटी क्षेत्र, इसमें दबाव बना रहेगा। मुझे लगता है अभी ये नो गो सेक्टर है, अभी इसमें आपको पैसे नहीं डालने चाहिए। जो क्षेत्र हमें अच्छे लगते हैं वो है बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल। अगर आप वहां पैसे डालें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल। एक काम कीजिए सौरभ जी, कोई अच्छा सा एक शेयर बता दीजिए इनको। जी, मुझे लगता है कि अगर आप बैंकिंग में पैसे डालें तो बहुत बेहतर रहेगा। आईसीआईसीआई बैंक आपके लिए बहुत अच्छा विकल्प रहेगा। ठीक है, आईसीआईसीआई बैंक। उसके पहले जब बातचीत हो रही थी सौरभ जी से तो इन्होंने सीमेंस, एलएनटी और इसके अलावा हमने देखा था कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी भरोसा जताया था। तो कुछ अच्छे विकल्प आपके लिए सुझाव दिए गए हैं। टेक महिंद्रा से निकल जाने की सलाह आपके लिए है। चलिए, इसी के साथ अब समय हो गया शो को यहीं पर समाप्त करने का। सौरभ जी, संतोष जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बाजार में कुछ खास एक्शन नहीं है। जहाँ पर घंटे भर पहले मैंने और पूजा ने शुरुआत की थी, बाजार अभी वहीं पर है। 18,200 के आसपास एक बेस बनाने की कोशिश हो रही है। अच्छी चीज़ यह है कि कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जहां पर 1% से ज़्यादा गिरावट हो। निफ्टी में सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर है बजाज ऑटो, 0.25% के आसपास की कमजोरी वहां पर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी भी पूरी तरह से बुल्स के फेवर में है। बैंक निफ्टी भी वहीं है, तो कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि चूंकि 3 दिन की कमजोरी से बाजार आज थोड़ी रिकवरी कोशिश कर रहा है, तो रिकवरी थोड़ी सी और बढ़नी चाहिए। इशू को ये समाप्त करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद विश्वमोहन लेकर आएंगे मुनाफे की मंडी।